नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश शर्मा एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मौर्योत्तर काल भाग 2 यानी कि जो महत्वपूर्ण बिंदु वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो पीछे के हमने पहले आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों पर पिछली वीडियो में बताया था। उसके आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। चलो फिर चलते हैं हम आज के अपने प्रकरण पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कुषाणु शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? यह यूपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा गया था। कुषाणु शासक कनिष्क है उसका राज्याभिषेक, तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कुषाणु शासक है इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है, यानी 78 ईसा पूर्व एडी, यानी कनिष्क के शासन जो राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवाद में है, क्योंकि इस समय 4 विचार करने वाले 1913 में से 1960 तक लंदन के 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें द्वितीय सम्मेलन में यह सहमति हुई कि 78 ईसा पूर्व के पक्ष में ही शक संवत का प्रारंभ माना जाता है, और जब शक संवत का प्रारंभ माना जाता है तभी ही इसका कनिष्क का राज्याभिषेक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब माना जाता है? यह यूपीपीसीएस प्री 1990 में और यूपीआरओ मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, और संभावना है इस बार भी। तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, शक संवत का प्रारंभ यानी कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईसा पूर्व हुआ था, तो शक संवत का प्रारंभ भी 78 ईसा पूर्व ही माना जाता है। जैसे कि जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत के शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी इस प्रकार प्रारंभिक तिथि क्या है, यानी कि जो प्रारंभिक तिथि है, यानी कि जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के इसने 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारियों को, यानी कि 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारियों को 135 विक्रम संवत के शकों ने पराजित कर उनके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। तो प्रारंभिक तिथि क्या होगी? 135, यानी कि प्रारंभिक तिथि 135 माइनस 57, तो जो बराबर में बचेगा हमारा वही शक संवत हो जाएगा। बराबर में जो बचेगा वह शक संवत हो जाएगा, यानी कितना बचा है हमारा? 135 माइनस 57 बराबर में आपका आएगा 78, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम संवत एवं शक संवत के बीच में कितना अंतर है? तो ये अंतर भी 78 वर्ष, यानी कि 78 नहीं है, सॉरी। तो इसमें जो है अंतर है वह 135, यानी कि 57 में कितने जोड़ देने पर 57 ईसा पूर्व में जो है वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, यानी कि जो वर्तमान कैलेंडर है इसमें 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ यानी 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था, और 78 घटा देने पर शक संवत प्रारंभ हुआ है। अर्थात 2020 में 57 जोड़ देंगे तो 2057 में विक्रम संवत।
और शक संवत जो होता है 2020 से 78 अगर हम कम कर देंगे तो 2020 से 78 अगर हम कम कर देंगे तो इसमें आ जाएंगे हमारे 1942, यानी कि अर्थात विक्रम संवत और शक संवत में 2077 माइनस 1942, तो हमारा जो डिफरेंट निकलेगा वह 135 वर्षों का निकलेगा। अर्थात इसमें 135 यानी ऑप्शन सी सही है। यानी कि जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, यानी कि जो ईसवीय सन है इसमें 57 ऐड किया जाता है, यानी कि 2020 चल रहा है, 21 आ गया, अब तो 21 आ गया है, तो 2021 प्लस 57 तो बराबर में हमारा आ जाएगा 8 और 7 2000, यानी कि 2078 हो गया। और अगर हमें शक संवत देखना है तो 2078 माइनस 70 2078 नहीं 2021 माइनस 78, तो यहाँ पे आपका बचेगा 3 4 और 2000, आगे क्या बचेगा 20 में से गया 19, तो यहाँ पे 1943 बचेगा। अब दोनों का जो डिफरेंट है यानी कि 1943, अब जो डिफरेंट है इनका तो वह आएगा तुम्हारा 2021 माइनस 1943, तो यहाँ पे जो अंतर आएगा डिफरेंट आएगा ये आ जाएगा आपका 531, ठीक है 1935, इसलिए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है वह सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है, यानी कि किसके अनुरूप है। तो AIAS प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि चैत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है, यानी कि चैत जो होता है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है और राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती। अतः सामान्यतः एक चैत 22 मार्च को होता है, यानी कि जो सामान्यतः चैत जो महीना होता है वह एक चैत जो होता है 22 मार्च या 21 मार्च को होता है। इसके अतिरिक्त है 17वां क्वेश्चन है हमारा विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, यानी कि विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विक्रम संवत को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो कृत संवत और मालवत संवत, यानी कि जैन साहित्य में महावीर के निर्माण तथा विक्रम संवत के बीच के 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। यानी कि जैन धर्मों में महावीर का जो निर्माण हुआ था और विक्रम संवत के बीच में 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्माण तिथि 527 ईस्वी है। महावीर के
जो है निर्माण की तिथि 527 वर्ष है। 527 माइनस कितना, 470, 470। तो जो अंतर है वह 7 और ये यहाँ पे आएगा 12, 7 यहाँ पे 10 2 12, 12 में से 7 गया 5, यानी कि कितना अंतर आया। तो यहाँ पे ये होगा आपका 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है, यानी कब मानी जाती है, 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व माना जाता है। किसके आधार पर, जैन ग्रंथों के आधार पर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो नए हैं वो इस वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आगे की ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा आपका अपना अखिलेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो हमें इसमें से क्या निकालना होगा, यानी कि दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे 2009 दिया है तो हमें शक संवत और जो है इसमें क्या अंतर है, 78 का, यानी कि 2009 माइनस 78। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया, सॉरी 9 में से 0 गया 9। ये है आपका 2009 माइनस 78। तो आपका आ जाएगा 1 3 9 1। तो आपका 1931। अगर यही पे तुम्हारा 2018 दे दिया जाए, 2018, तो इसमें से हम 78 कम कर देंगे, तब आंसर कौन सा आएगा, 0 4 1 9, यानी 1940। अगर यही पे तुम्हारा निम्नलिखित में से कौन सा शक संवत का वर्ष होगा, और 2021 दे दिया, तो इसमें से हमें 78 माइनस कर देने हैं, 3 4 9 1। तो आ जाएगा आपका 1943। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, सॉरी ए है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, तो यही हमें 78 माइनस कर देने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कनिष्क के समकालीन नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि अश्वघोष कौन थे, अश्वघोष कौन थे, अश्वघोष जो थे वह कनिष्क के क्या थे, राजकवि थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे, वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की स्थापना की थी। किसने, वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगति की भी स्थापना की थी, यानी कि जो कि सुंदरवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। और कालिदास जो थे वह गुप्त काल में हुए, वह गुप्त काल में हुए, जबकि कंबन 12वीं शताब्दी के थे। कंबन जो थे वह 12वीं शताब्दी के थे। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए और बी, वो ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कनिष्क के
समकालीन नामों का अध्ययन करें, यानी कि जो कनिष्क के समकालीन थे, अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, और वसुमित्र कनिष्क के विद्वान थे जिन्होंने चतुर्थबोध संगति की स्थापना की थी। जबकि कालिदास जो थे वह गुप्त काल में हुए और कंबन जो थे वह 12वीं शताब्दी में थे, इसलिए हमारा राइट आंसर सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा अधिक से अधिक वीडियो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ में जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष किसका समकालीन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो थे वह कनिष्क के समकालीन थे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, यानी कि अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, जो कि कनिष्क के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह यूपीपीसीएस मेंस 2008 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अश्वघोष तो राजकवि थे, ये अश्वघोष हैं, अश्वघोष राजकवि थे। ये नागार्जुन है, ठीक है, नागार्जुन, पाश्रव और चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। नागार्जुन, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और पाश्रव। जबकि पतंजलि जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। पतंजलि ने पढ़ने की अष्टाध्यायी का पर महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि जो है वह शुंगकालीन विद्वान थे। पतंजलि जो है वह शुंगकालीन विद्वान थे, इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें आएगा, इसमें नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं है या नहीं, इस चीज पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि निम्नलिखित में कौन से कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। अगर कौन से दरबार से संबंधित है तब तो ये ऑप्शन हमारा ए बी सी, यानी कि ए बी सी तीनों सही है, और इसमें क्वेश्चन दिया है नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी आएगा, क्योंकि पतंजलि जो है वह शुंगकालीन विद्वान है, जबकि ये तीनों अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, इसके साथ पाश्रव भी कनिष्क के समकालीन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? यह यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कनिष्क के दरबार में विशाख दत्त नहीं गया था, यानी कि अश्वघोष, वसुमित्र और पाश्रव कनिष्क के दरबार में थे, जबकि विशाख दत्त नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? रवतक अभिलेख, यानी कि रवतक अभिलेख में, यानी कि रवतक अभिलेख कहाँ है? सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए, रवतक अभिलेख क्या है। तो रवतक अभिलेख जो है वह अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से 1993 से प्राप्त किए गए एक यूनानी लिपि के बैक्ट्रियन भाषा में लिखे, यानी कि रवतक अभिलेख यूनानी लिपि के बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। एक कुषाणु वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। यह कुषाणु वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम उल्लेख होता है, यानी कि 4 शहरों का उल्लेख होता है। कौन कौन से? नंबर 1 साकेत, नंबर 2 कौशाम्बी, नंबर 3 पाटलिपुत्र, नंबर 4 चंपा। इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं होता है, इसकी जगह पे साकेत का उल्लेख होता है, साकेत। तो रवतक अभिलेख कहाँ है? रवतक अभिलेख अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान पर है, ठीक है। इसलिए हमारे राइट आंसर होगा श्रावस्ती। निम्नलिखित में आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किसने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला में जो शिक्षा प्राप्त की थी
वह तक्षशिला, सबसे पहले हमें तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में तक्षशिला नामक प्राचीन स्थान पर गांधार राज्य की राजधानी थी। यानी कि जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है तक्षशिला, पाकिस्तान के रावलपिंडी में। और प्राचीन काल में किसकी थी, गांधार नरेश यानी शकुनी की राजधानी थी। यानी कि जो महाभारत कालीन कौरव थे, कौरवों के मामा शकुनी, शकुनी की राजधानी तक्षशिला थी। पाकिस्तान तक्षशिला शकुनी की राजधानी थी। और तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि के कारण उसकी ख्याति शिक्षा केंद्र था। यानी कि जो प्रसिद्ध थी, क्यों, शिक्षा के कारण प्रसिद्ध थी। यहाँ अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित होते थे। कौशल के राजा प्रगर सेनजित बिम्बिसार का राजवेद जीवक, यानी कि जीवक, बिम्बिसार का जीवक कौन थे, बिम्बिसार का राजवेद थे, बिम्बिसार के राजवेद थे जीवक। कनिष्क के राजवेद चरक, यानी कि जो कनिष्क के राजवेद थे वह चरक थे। बिम्बिसार के राजवेद थे वो जीवक थे। बौद्ध विद्वान वसुबंधु चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि जो तक्षशिला की का विख्यात धनुर्विद्या के लिए और वैदिक के लिए, इसलिए जीवक इसमें दो सही हो रहे हैं, क्योंकि किसके अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ठीक है, चरक और जीवक ने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि सुश्रुत ने और बाणभट्ट ने नहीं। इसलिए राइट आंसर हमारा सी और डी दोनों है। शुंग वंश के किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया। शुंग वंश के बाद में भारत पर किस वंश ने शासन किया। तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली हुआ कंडव या कंडवायन नाम से जाना जाता है। कंडव या कंडवायन नाम से, कनवा या कंडव वंश, ठीक है, या कनवायन वंश के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं शुंग के समान या भी ब्राह्मण वंश ही था। शुंग के समान ही ब्राह्मण वंश था। यानी कि शुंग वंश के बाद कनवा या कांडव वंश ने राज्य किया। शुंग वंश भी ब्राह्मण वंश था और कांडव वंश भी ब्राह्मण वंश था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं वह वर्ण व्यवस्था के रक्षक कहलाते हैं, क्योंकि शातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कहा कि विचित्र होते हुए चतुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर चारों वर्णों एवं जातियों के सम्मिलित होने से रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। किसे, गौतमी पुत्र सतकर्णी को। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया अगला क्वेश्चन है 27वां। मौर्यों के बाद भारत के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य था दक्षिण भारत में। तो सातवाहन शासक सबसे प्रभावशाली राज्य था, क्योंकि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक सातवाहन था। पुराणों के अनुसार किस वंश का संस्थापक शिमुक और शिप्रिय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। सिमुक जो था वह सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का संस्थापक था। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। निम्नलिखित में से चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। यानी कि किस चीनी जनरल को कनिष्क ने हराया था। तो पांचाऊ को चीनी जो जनरल था उसको हराया था। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन
का प्रसिद्ध सेनापति पांचाल अपने हान वंशी नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार इंदु का कारण यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना दूध बेचकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की। पांचाल ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस कारण वह नाराज होकर उस पर चढ़ाई करके उस युद्ध में हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुषाण वंश के शासनों जो है शासकों की सीमाएं भारत के बाहर भी फैली थी, क्योंकि इसकी कुषाण वंश की उत्तर की सीमाएं चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण विंध्य पर्वत पर तथा पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी उत्तर में बिहार तक फैली थी। अतः विकल्प हमारा जो है सी सही है। कुषाण वंश की जो संस्थापना जो थे कुषाण वंश था उसकी सीमाएं भारत के बाहर तक भी फैली थी, अर्थात हम कह सकते हैं चीन तक फैली थी। कहाँ तक? चीन के तुर्फान। बाल विवाह का आरंभ हुआ। बाल विवाह का आरंभ कुषाण काल से हुआ। बाल विवाह का आरंभ कुषाण काल से हुआ। इसे प्रथम सदी से लगभग माना जाता है। बाल विवाह का प्रारंभ प्रथम सदी से माना जाता है। इसमें महिलाओं के उपनयन यानी कि मुंडन संस्कार को भी प्रारंभ कर दिया था। 10 वर्ष की आयु में ही कन्या के को विवाह योग्य माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई सुमेलिखित करना है। निम्नलिखित को सुमेलिखित करना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही है, सुमेलिखित है? यानी कि इसमें दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलिखित है। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? चित्रित धूसर मध्यभांड की थी? नहीं। मुगल अजंता चित्रकारी थी? नहीं। मराठा पहाड़ी चित्र शैली के थे? नहीं। जबकि कुषाण कैसी थी? गांधार मथुरा शैली, यानी सॉरी तो इसमें हमारा आंसर कौन सा आएगा? कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। नंबर 1 गांधार शैली, नंबर 2 मथुरा शैली। ठीक है, तो इसमें मराठा पहाड़ी नहीं थी। मराठा का क्या नहीं थे? वह पहाड़ी चित्र शैली नहीं थी। और हड़प्पा सभ्यता चित्र धूसर मध्यभांड नहीं थी। और मुगल अजंताकारी नहीं थी। अजंता चित्रकारी मुगल काल में नहीं हुई, जबकि कुषाण काल में गांधार और मथुरा शैली दोनों का विकास हुआ। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय फली फूली, यानी कुषाणों के समय कला की गांधार शैली फूली फूली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलिखित नहीं है, यानी कि नहीं है। यहाँ पे पहले में दिया था है और यहाँ पे नहीं है। कुषाणों के समय में क्या हुआ? कुषाणों के समय में यानी कि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। सही है, कुषाणों ने शुद्ध, सही है। इसके अतिरिक्त क्या है? यदि भारत में सर्वप्रथम हिंद एवं शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, परंतु कुषाणों ने ताम्र एवं रजत के सिक्के चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत के सिक्के चलवाए थे। सतवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। सतवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने चांदी एवं तांबा तथा शीशे व प्लेटिन के सिक्के जारी किए थे। तो हमारा राइट आंसर इसमें सी होगा, यानी कि सतवाहन शासकों ने सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्हें स्वर्ण जो है चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के चलवाए थे। कई बार क्वेश्चन आता है शीशे के सिक्के चलवाने वाले शासक कौन थे? सतवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। दोस्तों, हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। आपका समय